कि आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर 3 में जो है पृथ्वी की गति के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पृथ्वी की गति जो है वो दो प्रकार की है, एक घूर्णन गति है और दूसरी परिक्रमण गति है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी पृथ्वी जो है अपने धुरी पर जो है एक चक्कर लगाती है, उसी को घूर्णन गति कहते हैं। अब परिक्रमण गति किसे कहते हैं? तो सूरज के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। यानी कि सूरज के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। और घूर्णन गति जो है पृथ्वी अपना खुद का एक चक्कर लगाती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। अब घूर्णन गति जो है पृथ्वी कुल 24 घंटे में जो है वो एक घूर्णन गति लगा लेती है। और परिक्रमण गति में पृथ्वी का जो समय लगता है ना, वो 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमण गति को पृथ्वी पूरा कर पाती है। और इस परिक्रमण गति के कारण जो है हमें ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। और पृथ्वी पर जो ऋतु है वो 4 प्रकार के हैं, एक ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। और इस घूर्णन गति के कारण जो है हमें दिन रात की घटना होने दिखने को मिलता है। आगे हम लोग यह भी देखेंगे कि घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर हमें दिन रात की घटना कैसे दिखने को मिलती है। लेकिन यहाँ जो जिक्र किया गया है किताब में कि पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है, तो देखिए पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की जो है वो रेखा जो है वास्तव में खींचा नहीं गया है। वास्तव में पृथ्वी पर ऑलरेडी किसी भी प्रकार का रेखा नहीं है, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक है वो अध्ययन के सुविधा के अनुसार जो है पृथ्वी पर रेखा खींचा है, इसलिए उस अक्ष को जो है हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं। अब अक्ष का यदि बात यहाँ करा गया है तो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में यदि देख ले इसे कि अक्ष क्या है, अक्ष कहाँ है, तो देखिए क्या है कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा वो झुकी हुई है। तो जब झुकी हुई है तो क्या कहते हैं, यह 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। अगर नहीं झुकी रहती ना तो क्या कहते हैं, समतल से जो है वो 90 डिग्री पर जो है वो कोण बनाती। लेकिन झुकी होने के वजह से जो है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जब अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो स्वाभाविक है कि जो है कक्षीय तल से 66.5 डिग्री ही झुका रहेगा। क्योंकि यदि नहीं झुका रहता तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता, और 23 डिग्री झुका हुआ है तो 90 में से अगर 23 डिग्री को घटा देते हैं तो 66.5 डिग्री बचता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कक्षीय तल से जो पृथ्वी है वो 66.5 डिग्री झुका है और अक्ष पर जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुका है। हमारे एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जब अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो कक्षीय पर अगर पूछ दे तो 66.5 डिग्री कक्ष तल से झुकी हुई है। तो यही बात जो है यहाँ कहा गया है कि इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब देखिए यहाँ दिन और रात की घटना कैसे होती है उसका जिक्र किया गया है। तो पृथ्वी सूरज से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। और सूरज की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूरज से दूर होता है वहाँ रात होती है। अब इस बात को यदि हम लोग समझे तो देखिए, जहाँ अभी आधे भाग में रात है, आधे समय के बाद जो है उस भाग में दिन होगा। और दिन इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। तो रात वाले भाग जो है आधे समय के बाद घूर्णन करते हुए जो है वो सूरज के सामने पहुंच जाएगा। और जब सूरज के सामने पहुंचेगा तो रात वाले भाग में जो है अब दिन हो जाएगा, और जिस भाग में दिन था वो भाग तो अब सूरज से दूर चला गया, तो उस भाग में जो है अब रात हो जाएगी। आगे कहा जा रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। तो देखिए चित्र 3.2 में क्या दिया गया है। चित्र 3.2 में जो है वो एक ग्लोब है, और इस ग्लोब पे स्पष्ट दिख रहा है कि ये प्रदीप्ति वृत्त है। और ये प्रदीप्ति वृत्त जो है दिन और रात को विभाजन कर रही है।
यानी पृथ्वी पर आधे भाग में दिन है और आधे भाग में रात है, और बीच में जो है वो प्रदीप्ति वृत्त जो है विभाजन करने का कार्य करती है। अब इसी में आगे कहा गया है कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, तो ये अक्ष हुआ और अक्ष के साथ क्रॉस कर रहा है। आपके मन में आएगा क्वेश्चंस कि क्रॉस कर रहा है तो मिलना हुआ, नहीं, क्रॉस करना को मिलना नहीं कहते हैं, जब आमने सामने मिलता है उसे मिलना कहते हैं। अब आगे यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, यानी यह जो है घूर्णन गति करने में 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। देखिए, अब आपके मन में भी जो है वो क्वेश्चंस प्रश्न बनता होगा कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो देखिए, जब पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तब क्या होगा, तो सूरज के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में जो सूरज से दूर है उस भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ जो है परिक्रमण गति को जो है डिटेल में बताया गया है फिर से। तो देखिए, परिक्रमण गति पृथ्वी जो जिस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूरज का चक्कर लगाती है उस चक्कर को परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365.1/4 दिन में जो है सूरज का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए, 365.1/4, इसे यदि 1/4 को हम लोग यदि सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 1/4 गुने 24 लिखेंगे और 4 से जो है 24 को काटेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, यानी 365 दिन और 6 घंटे का जो है एक वर्ष होता है। लेकिन सुविधा के लिए जो है हम लोग 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, और 24 से इसमें इसलिए गुना किए थे क्योंकि एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का जो है वो होता है। और इस डायग्राम का जो है वो आगे डिटेल दिया गया है, तो आगे हम लोग देखेंगे इस डायग्राम का अर्थ क्या है। अब यहाँ फिर जो कहा गया है कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष एक बचे हुए 6 घंटा मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। यानी हम लोग तो 365 दिन का ही साल मानते हैं, और ये जो 6 घंटा 6 घंटा करके 4 वर्ष तक बचते जाता है ना, तो 4 वर्ष के बाद तो एक दिन एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है, तो इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी की माह 28 के बदले 29 का होता है, और ऐसा वर्ष जो है जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अब देखिए, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो वृत्ताकार चक्कर लगाती है पृथ्वी सूरज की, या दीर्घवृत्ताकार। तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो सूरज की चक्कर लगाती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। अब देखिए, इस डायग्राम को समझने से पहले जो है हम खुद पेन से जो है एक डायग्राम बनाए हुए हैं, उस डायग्राम को यदि समझ लेते हैं तो इस डायग्राम को भी आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो जो है विषुवत रेखा उसे कहते हैं, या तो भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को जो है, विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा के नीचे के भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब यह 21 जून जो हम लिखे हैं, इस 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सूरज के सामने झुकी हुई होती है, और जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने 21 जून को झुकी हुई रहती है, यानी हम कह सकते हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज का प्रकाश जो है वो सीधी पड़ती है। यहाँ यही बात यहाँ कहा गया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका है और सूरज की किरण जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। आगे कह रहा है कि उत्तर ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है, जिस वजह से उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब देखिए, इस बात को हम लोग यदि डायग्राम से समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डायग्राम से कैसे समझेंगे, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, उसी तरह 66.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को जो है उत्तरी ध्रुव रेखा कहते हैं।
अब पृथ्वी का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव जो है वो सूरज की ओर झुका हुआ है। जब सूरज की ओर झुका हुआ है तो 66.5 डिग्री यानी कि उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में जो सूरज का प्रकाश हमें दिखने को मिलता है वो तिरछा मिलता है। सूरज का प्रकाश तिरछा यहाँ आता है। जब तिरछा आता है तो इस वाले भाग में, ध्रुव वाले भाग में जो है वो 6 महीने जो है दिन दिखने को मिलता है। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। समझ गए ना कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है, जिस वजह से जो है उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है, गर्मी का मौसम होता है और सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। और पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। उत्तर अगला पॉइंट क्या है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की सूरज की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हम लोग पीछे समझ चुके हैं। अब इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहा जाता है। तो अब आपसे यदि एग्जाम में उत्तरी अयनात से क्वेश्चंस आए फिर भी और दक्षिण अयनात से क्वेश्चंस आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में जो है क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। और हम लोग के भारत में जो क्रिसमस का जो पर्व मनाया जाता है वो ठंडी में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अगला पॉइंट जो है कि वो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूरज की किरणें की ओर नहीं झुकी होती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन जो है वो बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अयनात किसे कहते हैं, दक्षिण अयनात किसे कहते हैं और विषुव किसे कहते हैं। विषुव अगला पॉइंट है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतु परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन व रात, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है।